दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करें। ये इन्वायरमेंट का 5वां लेक्चर है। हमने 4 लेक्चर तक डिस्कस किया हुआ है। पिछला लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पूरा डिस्कस किया था। उसमें फूड चेन, फूड वेव, ट्रॉफिक लेवल, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है कैसे वो फ्लो करता है, उस सबको समझा था। आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन से आगे का प्रोसेस होता है, आगे की प्रक्रिया है। जब तक फूड चेन क्लियर नहीं होगा, ट्रॉफिक लेवल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इकोलॉजिकल पिरामिड को समझ ही नहीं पाएंगे। उसी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था कि फूड चेन को देखा था और फूड चेन आपको एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल में। और फूड चेन का मतलब हमने क्या समझा था कि फूड चेन क्या है? दरअसल इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर जीव-जंतु एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए। जैसे ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स सनलाइट से रोशनी में सनलाइट से खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ज़रिए। खाना बनाने के बाद इस प्लांट्स को खाने के बाद ये टिड्डा जीवित रहता है। फिर ये टिड्डा को खाता है कबूतर, तो कबूतर जीवित रहता है। कबूतर को फिर ये स्नेक खा लिया, तो इसका भोजन मिल गया, फिर ये जीवित रहता है। फिर स्नेक को खाता है ये उल्लू, तो उल्लू भी जीवित रहता है, उसका भोजन का स्रोत वही है। फिर उल्लू जब मर जाता है, जब उस डेड हो जाता है, तो उसको कंपोज़ करके, डिकम्पोज़ करके ये जो जितने भी डिकम्पोज़र अपघटक है, जैसे ये फंगस है, तो ये इस भोजन को गेन करता है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर एक जीव किसी न किसी जीव पर निर्भर होता है, भोजन के स्रोत को वहाँ से ग्रहण करता है। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक हमने बताया था कि ये स्टेज क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल होता है। तो ये आपका हो गया पहला ट्रॉफिक लेवल, और पहला ट्रॉफिक लेवल आपको बोला था कि प्रोड्यूसर से हम शुरू करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर भी हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया, तो ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर बोला गया है। फिर ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला गया है। फिर ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। फिर इसके बाद ये एपेक्स प्रेडेटर जो शिकारी होते हैं उसको बोलते हैं, फिर उसको डिकम्पोज़ किया है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह से न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह से भोजन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फूड चेन और कुछ नहीं है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी जो भोजन का ट्रांसफ़र होता है वो एक चेन के माध्यम से होता है। और वो चेन क्या होता है, उसी चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन बहुत बेसिक होता है और इसी 2-3 फूड चेन को आपस में मिला देंगे तो बन जाता है फूड वेव। और फूड वेव काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इन कॉम्प्लेक्स होने के साथ-साथ उसमें ये फ़ायदा होता है, कौन-सा जीव किस पर निर्भर है, किधर फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो फूड चेन की अपेक्षा फूड वेव में ज़्यादा क्लियर पता चल पाता है। उसको ज़्यादा ईज़िली डिफाइन किया जा सकता है। एनर्जी के फ्लो को आसानी से उसमें देखा जा सकता है। तो इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना है। अब हमको देखना है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड। कल क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2015 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी का है। क्वेश्चन है कह रहा विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा ए फूड चेन illustrate a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। देख रहा है चेन को बताता है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है फूड चेन्स आर फाउंड विदिन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। कह रहा विदिन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। पॉपुलेशन जब हमने शुरुआत में इकोसिस्टम डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है, एक ही स्पेसीज का होता है। जैसे जेबरा का एग्जांपल दिया था कि जेबरा अगर 4-5 जेबरा मिल गया तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। लेकिन जेबरा के साथ लायंस है, टाइगर है, बफेलो है, डियर है, सब मिल के एक जगह इकट्ठा है, तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं। और फूड चेन में जो फूड का जो इंटरेक्शन होता है, अभी देख रहे हैं इसमें डिफरेंट स्पेसीज है। ये प्लांट्स भी है, टिड्डा भी है, कबूतर है, फिर स्नेक्स है, फिर उल्लू है, फिर उसके बाद ये फंगस है। तो डिफरेंट स्पेसीज हो गया ना। और डिफरेंट स्पेसीज को मिला के हमने क्या बोला था, ये पॉपुलेशन नहीं होता है। ये पॉपुलेशन नहीं होता है बल्कि कम्युनिटी को फॉर्म करता है। तो डिफरेंट कम्युनिटी आपस में लिंक होता है। लेकिन क्या कह रहा है कि फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। पॉपुलेशन नहीं, कम्युनिटी होना चाहिए। ये क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, बच गया पहला और दूसरा। और हमको पता है कि पहला सही है, तो आंसर क्या आ गया। देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फूड चेन से रिलेटेड। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन काफी घुमाने वाला भी है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन्वायरमेंट में जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा क्लियर करके रखिए, क्योंकि उसी को बेस बना के क्वेश्चन को थोड़ा टफ भी बनाता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपस में वो लिंक भी होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्टैटिक पोर्शन, जो बेसिक पोर्शन है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत आसान है, तो हम हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति अनुक्रमण।
परिस्थिति के अनुकर्मण बोला जाता है इसको। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, आपने अभी फूड चेन में क्या देखा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड ट्रांसफर हो रहा है। फिर इस ट्रॉफिक लेवल से इधर से ट्रांसफर हो रहा है। फिर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, फिर इधर से ट्रांसफर हो रहा है, फिर इधर से ट्रांसफर हो रहा है। तो फूड चेन में क्या हो रहा है कि हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच फूड का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी ट्रॉफिक लेवल को इसी जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसी का रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफिक्स में करें, ग्राफ के जरिए बनाकर उसको एक्सप्रेस करें, तो उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। देख रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड और कुछ नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड अगर हम बोला जाए, बहुत ही आसान है अगर आप फूड चेन समझ लिए तो। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन का, यानी ट्रॉफिक लेवल का। ट्रॉफिक ट्रैफिक ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन ही बोल सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर उसी को हम ग्राफ के जरिए दिखा दे, वही क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड। जो शेप बनता है वो पिरामिड नुमा बनता है, इसलिए इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो फूड चेन था हमारा, क्या दिखे थे? पहले प्लांट से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद पहला जो कंज्यूमर है, जो भोगता है, वो शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हो रहा है, फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, फिर एपेक्स प्रेडिटर। इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये लीनियर है, लेकिन इसी को हम ग्राफ में दर्शाए, पिरामिड के जरिए दिखाएं, तो देखिए उसका फ्लो ऐसा बनेगा। यहाँ पर है प्लांट्स, ग्रास पहला, तो ये हो गया पहला ट्रॉफिक लेवल। फिर दूसरा है टिड्डा, ग्रास पर, तो ये है दूसरा ट्रॉफिक लेवल। फिर ये मेढक, टिड्डा को खाता है मेढक, फिर ये तीसरा हो गया ट्रॉफिक लेवल। फिर मेढक को खाता है स्नेक, ये चौथा ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर स्नेक को खाता है ईगल, क्या हो गया? पांचवा ट्रॉफिक लेवल। देख रहे हैं, T1 T2 T4 T5, यहाँ से एनर्जी ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी को क्या बना दिया? ग्राफ के जरिए दिखा दिया, पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर आया। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सिंपल सी भाषा में इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक इकोसिस्टम में जो खाना का ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच में, ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसको ऐसे देखें, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर हम नाम दे हर ट्रॉफिक लेवल का, कुछ में देखा तो वही नाम होगा। क्या होगा? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रोड्यूस। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड के जो बेस में होता है वो प्रोड्यूसर होता है। दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हम इसी को ग्राफ में दिखा रहे हैं। प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर एक्स प्रेडिटर। इसी को पिरामिड में दर्शाना है। तीसरा क्या होता है? सेकेंडरी। तीसरा क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर। और पांचवा आपको बताया था, ये होता है एपेक्स। एपेक्स प्रेडिटर। एपेक्स प्रेडिटर मतलब शिकारी। वो बहुत टॉप लेवल का प्रेडिटर होता है, शिकार करता है। देख रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, इस तरह से वो फ्लो करता है। तो ये हो गया पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर। अब देखिए, एक चीज और गौर करने वाली बात है। आपको पता है कि सन से यहाँ पर खाना बनाता है प्लांट, यहाँ से लेता है, फिर खाना रेडी करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये 100 यूनिट एनर्जी स्टोर किया है, तो 100 एनर्जी इसके पास है, लेकिन जब इसका भोजन ये टिड्डा करेगा, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 10% ही, यानी बोल सकते हैं कि 100%, अगर ये 100 एनर्जी है, मान लेते हैं कि 100 यूनिट एनर्जी है, तो आगे ये कितना प्रोड्यूस करेगा? तो आगे इसका 10% ही जा पाएगा, नहीं 100 का 10% कितना हो गया? यानी 10, यानी इसको मिलेगा 10 यूनिट। फिर इसका इसी तरह से ट्रांसफर होगा। यानी एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% होता है, और इसको बोलते हैं लीडमैन रूल। तो लीडमैन रूल क्या है? आप समझ में आना है, समझते हैं हम लीड।
ठीक है। अब हम समझते हैं लिंडमैन रूल। लिंडमैन रूल क्या है? बहुत फेमस हो जाता है फूड एनर्जी ट्रांसफर को 10% रूल भी बोला जाता है। 10% रूल क्या है? तो 10% रूल बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से T1 से अगर T2 से ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं आप, तो एनर्जी का ट्रांसफर 10% ही होगा। यानी 90% एनर्जी ट्रॉफिक लेवल में यूज हो, एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा? 10%। तो ऐसे समझना है। ये देखिए, आपको दिखा, देखिए ये है इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या बोले थे आपको? ये ट्रॉफिक लेवल का जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है आगे की ओर। तो देख रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर 100% एनर्जी है, तो ऊपर कितना जा रहा है? 10% ही जा रहा है, यानी इसका 10%, 10 हो गया। फिर इसका 10% ऊपर जाएगा, तो इसका 10%, 1% हो, फिर 1% का 10% निकालेंगे, 0.1%। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिडमैन रूल। लिडमैन रूल बहुत सिंपल होता है कि वो बताता है कि एक फूड चेन में, एक इकोसिस्टम में, हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो 10% ही हो रहा है। तो अगर 100% का 10% ट्रांसफर हो रहा है, यानी बोल सकते हैं कि 90% जो एनर्जी है, वो हर ट्रॉफिक लेवल में यूज हो जा रहा है, खपत हो रहा है उसका, उसके अपने खाना बनाने में, रहन सहन में। और उसके बाद जो 10% बच रहा है, वो ट्रांसफर हो जा रहा है आगे। फिर यहाँ पर इसका भी 90% एनर्जी हो जा रहा है यहाँ पर। फिर इसका जो 10% बच रहा है, वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ भी यूज हो रहा है 90%, 1% का, फिर आगे ट्रांसफर हो रहा है। यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी कितना ट्रांसफर हो पाता है? केवल 10%। बाकी 90% उस ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है, उसका खपत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिंडमैन रूल को डिस्कस करना था। अब इसका आगे यूज देखिए, तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इसी को बनाना, जैसे सन है, सन से एनर्जी ट्रांसफर आ रहा है, तो प्लांट्स खाना बनाता है। प्लांट्स खाना बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर उसके बाद ये एनर्जी इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद एनर्जी इधर ट्रांसफर हो रहा है, वो बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको अगला स्टेज नहीं है, फिर इस तरह से इसको बोला गया है कंपोजर। अब देखिए, अभी क्या बताएं कि एनर्जी 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 यूनिट एनर्जी है, तो 90, इसका 10% कितना होगा? 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट यहाँ पर आ पाएगा। फिर इसका 10 यूनिट का 10% क्या होगा? यानी 1 यूनिट यहाँ ट्रांसफर होगा। फिर इसका 10% कितना होगा? यानी 0.1 यूनिट। यानी देख रहे हैं, केवल 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर हो रहा है, 90% यूज हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पर 100 यूनिट एनर्जी प्लांट्स को मिला, तो 90 यूनिट तो ये खर्च कर दिया प्लांट्स, बच गया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट आगे ट्रांसफर हो रहा है। फिर ये भी इसमें से 10 यूनिट में भी चूहा 9 यूनिट क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, बच गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर ट्रांसफर हो रहा है, यानी 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड। पहले स्टेज पर क्या है? प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर है, और एनर्जी का ट्रांसफर इधर से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एनर्जी का ट्रांसफर नीचे से इधर की ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो पिरामिड फिर हमारा ऐसे बनता, या उल्टा भी हो सकता था, पिरामिड हमारा उल्टा भी बनता है। समझ रहे? अगर इस तरह से कोई फ्लो हो रहा है, या इसी तरह से अगर मान लीजिए हो रहा है, कुछ नंबर्स घट रहे हैं, कुछ उसका पोजिशन है वो घट रहा है, तो उस तरह से उसको भी देखते हैं। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे ही डिटेल में। अब हमको देखना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स को देखना है कि कितने टाइप्स इसके होते हैं। अभी देखिए, आपको ट्रॉफिक लेवल में जो हमने दिखाया, कल आपको बताया था कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, जो ट्रॉफिक लेवल जितने होते हैं, पहला ट्रॉफिक लेवल ये T1 है, फिर ये T है, फिर ये T है, फिर ये, तो जितने भी ट्रॉफिक लेवल है, तो हर ट्रॉफिक लेवल में, हर ट्रॉफिक लेवल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? पहला देख रहा है कि इस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितना,
एक इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा हो गया कि ये जितने इसके नंबर्स कितने जीव के कितने नंबर्स है वो बताता है। तीसरा बताता है कि इस जीव के कितने वेट है, बायोमास क्या, तीनों बताता है। यानी हम बोल सकते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये एनर्जी का, एनर्जी का। दूसरा नंबर्स, जीव के कितने नंबर है, जीवों की संख्या को बता, संख्या को बता रहा है। और तीसरा बता रहा है बायोमास, बायोमास को ही बोलते हैं जैव भार, जैव भार बोलते हैं जीवों की, क्या बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से। और इसीलिए देख रहे हैं ट्रॉफिक लेवल क्या है, इन इन्फॉर्मेशन हमको मेजरली रूप में देता है। और ट्रॉफिक लेवल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी हम एनर्जी को भी पिरामिड में दर्शा सकते हैं, नंबर को भी दर्शा सकते हैं और बायोमास को ही दर्शा सकते हैं। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप्स हो जाते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास। टाइप्स ऑफ पिरामिड पूछा जाएगा तो टाइप होते हैं। पहला होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, फिर होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, का है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और ये 3 टाइप क्यों होते हैं? तो अभी मैंने देखा ना कि हर ट्रॉफिक लेवल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? कितने नंबर्स है, कितने बायोमास है और कितने एनर्जी है उस ट्रॉफिक लेवल में, सबका इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है। है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? यानी एनर्जी पिरामिड को देखना है। सबसे पहले एनर्जी पिरामिड, क्योंकि बहुत आसान भी होता है। एनर्जी पिरामिड, अभी आपको समझाया था कि ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल में। और एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है? तो केवल 10% ही एक स्टेज से दूसरा स्टेज एनर्जी जा पा रहा है। जैसे देखिए ये है आपका लाइट, तो सन है, यहाँ से एनर्जी मिला तो प्लांट्स को खाना मिला, ठीक है? और खाना मिला तो इसके पास एनर्जी कितना, 100%। लेकिन अगला स्टेज में जाएगा तो केवल 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। फिर अगला स्टेज में जा रहा है तो 1% ही ट्रांसफर हो रहा है। फिर उसके बाद 10%, मतलब 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से 10%, इसका बच गया 10%, इसका 10% निकालेंगे तो 1%, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 0.1%। यानी एनर्जी ऊपर से नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। प्रोड्यूसर से एक प्राइमरी कंज्यूमर 10% घटा, तो 10% ही ट्रांसफर हुआ। फिर उसके बाद वहां से आगे, फिर वहां से आगे, जितने भी ट्रॉफिक लेवल, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हम जा रहे हैं तो एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है, केवल 10%, यानी 90% एनर्जी यूज हो जा रहा है उस ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है? तो इसीलिए इस पिरामिड को क्या बोलेंगे, पिरामिड को, इस पिरामिड को बोलते हैं अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की ओर है। पिरामिड का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर जा, देख रहे हैं? बेस सबसे लंबा है, फिर वो ये है, उसके बाद फिर ये कम है, फिर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में बोल सकते हैं इस पिरामिड। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि एनर्जी पिरामिड, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, उसका शेप कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी आप ये क्यों बता रहे हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड, कि कुछ केस में जब हम आगे डिस्कस करेंगे नंबर्स का, बायोमास का, फिर किसी कुछ केस में, पर्टिकुलर केस में वो डाउनवर्ड भी होता है, यानी पिरामिड ऐसे भी होता है। अभी पिरामिड तो ऐसे है, पिरामिड ऐसे भी होता है, इस शेप में भी होता है। देख रहे हैं अभी किस शेप में है, अभी इस शेप में है, कहीं कहीं पर आपको इस शेप में भी मिले तो बोलते हैं अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस शेप में पिरामिड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पिरामिड अपवर्ड है, मतलब ऊपर की ओर है। लेकिन अगर इस शेप में है, देख रहे हैं पिरामिड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की, है ना, डाउन और डायरेक्शन, यानी बोल सकते हैं कि पिरामिड का जो शेप है वो डाउनवर्ड है और इस पिरामिड का जो शेप है वो अपवर्ड है, ठीक है? ये दोनों शेप होता है। लेकिन ये डायरेक्शन कब होगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कुछ घट रहा है, तब ये डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और वो इंक्रीमेंट होगा जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो फिर इस शेप में आ जाएगा, ठीक है?
तो अपवर्ड डायरेक्शन में अभी हम क्या देखे थे कि एनर्जी की जो पिरामिड है वो एनर्जी पिरामिड का अपवर्ड डायरेक्शन होता है। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए पहले इतना लेवल था, फिर उसके बाद घट के ये इतना हो गया, फिर उसके बाद घट के इतना हो गया, फिर घट के इतना हो गया। यानी जब नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे और कोई चीज में डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो सेफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? अगर किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है फिर वो डायरेक्शन बनेगा इधर अपवर्ड डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में पिरामिड बनेगा। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और किसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? देख रहे हैं इंक्रीमेंट मतलब पहले नीचे इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं नीचे से तो इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट होगा बन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का। यानी दो चीज याद रखिए, पिरामिड के हम डायरेक्शन जो शेप है इकोलॉजिकल पिरामिड वो टू टाइप्स के होते हैं, एक अपवर्ड होते हैं, एक डाउनवर्ड होते हैं। अपवर्ड कैसे होगा? तो अगर किसी चीज में डिक्रीमेंट हो रहा है यानी बेस में बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर गया तो फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया। अगर इसी तरह से घट रहा है, बेस में बहुत ज़्यादा है और अपर लेवल में बहुत कम है, तो पिरामिड का जो शेप होगा वो अपवर्ड की डायरेक्शन में होगा। लेकिन बेस में बहुत कम है और ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर पिरामिड का शेप हो जाएगा इस तरह से शेप है। तो ही कैसे? लेकिन अगर कोई पूछेगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी है उसका शेप क्या होगा, पिरामिड का शेप कैसा होगा? तो अपवर्ड शेप हो रहा है, क्योंकि बेस में 100 यूनिट है, ऊपर के जाने पर 10 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट, फिर 0.1 यूनिट, यानी ऊपर जाने पर ये इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज हो रहा है कोई चीज तो शेप क्या बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी मतलब क्या? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी यही है कि उस फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल का, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पिरामिड ऑफ एनर्जी। और रिप्रेजेंटेशन है तो शेप कैसा आया? शेप आया अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। आगे देखते हैं। देख रहा है ये डायरेक्शन आपको मैंने अभी समझाया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि जो बेस में है वो 100 यूनिट्स है, फिर उसके बाद ये 10% है, फिर 1%, फिर 0.1% बच रहा है एक एक ट्रॉफिक लेवल में। ऊपर की ओर जाने पर एनर्जी 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, 90% एनर्जी एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। और लॉस हो जा रहा है कहाँ पर? तो यूज हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। ट्रॉफिक लेवल में जो जीव जंतु है वो कंज्यूम कर लेता है। ये होता है लिंडमैन रूल, तो हमने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब आप कहेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल में है जो जीव है वहां पर वो कितने संख्या में है। मैं तो नंबर्स ऑफ जीव एट ईच ट्रॉफिक लेवल जो बता रहा है बताएगा पिरामिड ऑफ नंबर्स। यानी वो की संख्या को हमको रिप्रेजेंट करना है, जीवों की संख्या को हमको हर एक ट्रॉफिक लेवल में दिखाना है। और उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जोग्राफिकल शेप आएगा, जो इकोलॉजिकल पिरामिड आएगा वो पिरामिड ऑफ नंबर्स उसको बोल। अभी हमने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया पिरामिड पे, बोले पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हमको जीवों की संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। लेकिन इस केस में दो शेप बनते हैं, एक अपवर्ड भी बनता है, एक डाउनवर्ड भी बनता है। कैसे बनता है उसको समझना है। जैसे सिंपल सा कोई केस है, बहुत सिंपल सा हम लेते हैं नॉर्मल, जैसे ये, जैसे ये है तो नंबर्स के हमको जीव देखने हैं, इस तरह से देखने हैं। तो जैसे ये है तो घास है, ये प्लांट्स है। प्लांट्स में अगर इसका हम नंबर गिनेंगे तो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इस पर ये वहाँ निर्भर है, फिर उसके बाद ये घट के फिर कुछ आ जाएंगे, फिर ये घट के फिर इस तरह से आएंगे। तो नॉर्मल केस में अगर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि जो बेस पर जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। पिरामिड की शुरुआत ही तो प्रोड्यूसर से ही होता है, प्लांट से ही होता है। देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है पहले स्टेज पर। प्रोड्यूसर में आपको बताते प्लांट्स होते हैं, फिर हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, इसके बाद ये है। तो अगर नॉर्मल सेंस में अगर हम देखेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर हमको दिखाना है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स है आपका पहला ट्रॉफी। फिर उसके बाद इस पर प्लांट्स है। प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है ना, घास फूस को आप कितना काउंट करेंगे? लाखों करोड़ों में होता है एक जगह पर, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, फिर दूसरे हम स्टेज में जाएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा हमारा। हम टी बोलते हैं। मान लीजिए इस पर दो टिड्डा, या मान लेते हैं कि जो घास फूस है तो हम देखते हैं घास फूस में टिड्डा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन टिड्डा कभी भी क्या घास से ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं ना, घास ज़्यादा होगा टिड्डा कम होगा। तो बोलते हैं कि पहले प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो टिड्डा है का कुछ संख्या होगा, टिड्डा भी ज़्यादा होता है। फिर टिड्डा को खाने वाला क्या है? स्नेक्स। स्नेक्स।
तो स्नेक्स क्या होगा, फिर टिड्डा, पहले घास सबसे ज्यादा होगा संख्या में, उसके बाद टिड्डा होगा, फिर टिड्डा से कम संख्या में होगा स्नेक्स, फिर उसके बाद आता है ईगल। ईगल, और ईगल क्या होगा, सांप से कम संख्या में होगा। यानी हम इधर से उधर, नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नंबर्स जो है, क्योंकि नंबर्स घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो क्या है? नहीं छोड़ दो, रहने दो, रहने दो, इतना महंगा नहीं लेना, छोड़ दो। छोड़ दो, तुम छोड़ दो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा ना, बाद में देखते हैं। ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में हम प्रोड्यूसर से, हम जो टॉप प्रीडेटर्स है उधर की ओर जा रहे हैं, तो नंबर्स घट रहा है नॉर्मल केस में। तो हम बोल सकते हैं कि पिरामिड का जो शेप आएगा, इस तरह से आएगा। फर्स्ट का अगर हम शेप निकालेंगे, इस तरह से आएगा। जो प्रोड्यूसर जो शुरुआत है उसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो ये घटेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर घट रहा है। नंबर्स जो है वो नॉर्मल सेंस में घट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर ये घट रहा है। ये हमारा T1 है, पहला ट्रॉफिक लेवल। ये हमारा T2 है, ये हमारा तीसरा ट्रॉफिक लेवल, ये हमारा चौथा ट्रॉफिक लेवल। यानी ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, नंबर्स क्या हो रहा है, नंबर्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पिरामिड का शेप क्या हो गया, अब अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, यानी अपवर्ड, अपवर्ड पिरामिड बनाना। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है, जो नंबर्स है, जो वो की संख्या को एक एक ट्रॉफिक लेवल पर जो डिसाइड करता है, तो उसका जो शेप बन रहा है पिरामिड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम ट्री इकोसिस्टम को देखते हैं। तो कोई पेड़ है, तो तो पेड़ को हम देखते हैं, लेकिन पेड़ वाला जो हम इकोसिस्टम को फूड चेन बनता है, उसको अगर हम डिफाइन करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे, वो डाउनवर्ड बनता है, इस तरह से बनता है। देख रहा है, इस तरह से बनता है डाउनवर्ड। कैसे बनता है उसको समझिए। जैसे देखिए, ये एक पेड़ है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है, ट्री है। अब आपको पता है कि ट्री पर कीड़े मकोड़े होते हैं। एक पेड़ पर, ट्री में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होता है, बहुत लार्ज संख्या में होता है, लार्ज संख्या में। यानी कह सकते हैं कि पेड़ तो एक ही है, लेकिन पेड़ पर जो कीड़े मकोड़े है, पेड़ अगर हम लेंगे, प्लांट्स लेंगे, तो प्लांट्स तो एक ही है ना, क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर जो प्लांट्स है, और फूड चेन प्लांट से शुरू हो रहा है। प्लांट्स एक है, देख रहे हैं, यहाँ पर एक है। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, नंबर्स एक से ज्यादा है। यानी जो बेस है, बेस पर से कम है, ऊपर की ओर जाने पर नंबर्स हमारा बढ़ रहा है। वैसे समझिए। जैसे ये ट्री है, ट्री है, तो एक पेड़ है, तो एक पेड़ पर ये आपका एक कीड़ा है, चार कीड़ा, चार कीड़ा हो गया। लेकिन इस कीड़ा को खाने वाला फिर बहुत सारा स्पेसीज होगा। ये आपका तोता हो गया, ये चिड़िया हो गया, ये बगुला हो गया, ये ऊँट हो गया, ये मयूर। देख रहा है, यहाँ पर एक था, फिर यहाँ पर चार है, यहाँ पर पांच है, फिर इस पर डिपेंड होने वाले बहुत सात स्पेसीज इस तरह से बढ़ेंगे। यानी नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो नंबर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आपको बताया है कि जब नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे, पहले क्या बनेगा, सिर्फ इस तरह से बनेगा। पहले छोटा, बढ़ रहा है, फिर ये इससे बड़ा होगा, ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, तो फिर इस तरह से होगा। ऊपर जा रहे हैं तो हम, बढ़ रहा है, फिर इस तरह से होगा। यानी ये T1 है, ये 3, और मतलब चौथा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यानी हम नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नंबर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डायरेक्शन कैसा बना, ये अपवर्ड, ये इधर की ओर बना ना, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पिरामिड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी इसमें आप दो चीज याद रखिए। तो हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी देखा था, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में ऐसे था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था। जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे थे, देख रहे अपवर्ड डायरेक्शन में था। पिरामिड ऑफ एनर्जी में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, उसमें बस एक ही याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जब पूछेगा एग्जाम में, तो वो फिजिकल जो उसका डायग्राम बनता है पिरामिड का, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है।
लेकिन पिरामिड नंबर्स के कुछ एक्सेप्शन है, जनरली वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्री इकोसिस्टम की, किसी पेड़ के इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो नंबर्स जो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल की ओर, यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर्स मालूम होते हैं, उसके जो जीव जंतु होते हैं उसकी संख्या बढ़ती है। जब नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, पिरामिड हमारा इस तरह से आएगा, यानी डाउनवर्ड शेप में आएगा, नीचे की ओर का मूव होगा। ठीक है, देख रहे हैं। नॉर्मल केस में ये रहता है अपराइट अपवर्ड। ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड हो जाता है, तो इन्वर्टेड भी बोलते हैं, डाउनवर्ड भी बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट ही होगा, अपवर्ड होगा। ट्री इकोसिस्टम में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको याद रखना है। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, नीचे की ओर होता है और डाउनवर्ड होता है, को इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है? ये शेप बन गया, पिरामिड ऑफ नंबर्स भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो उसका वेट है एक ट्रॉफिक लेवल पर, कोई भी जीव जंतु वहां पर जो है, जंतु का जो वेट है, उस वेट को हमको निकालना है। तो अब बन जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। और बायोमास को क्या बोलते हैं, जैव भार, बायोमास। देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास भी बहुत सिंपल है। कुछ केस में ये अपराइट होता है, अपवर्ड होता है, केस में इन्वर्टेड होता है, डाउनवर्ड होता है। जिस केस में अपराइट होगा उसको देखना है। अब जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, जो स्थलीय परितंत्र है, जमीन का जो लैंड है उस पर देखते हैं, और आपको पता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर प्लांट्स बहुत ज्यादा है तो उसका वेट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये बहुत ज्यादा है, तो देख रहे हैं 100 kg, 1000 kg है। लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो इस प्लांट्स पर निर्भर होने वाले जीव हिरन है और ये गिलहरी है। कुछ केस में लेते हैं एक्सेप्ट, मतलब एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, और उसका वेट कितना हो गया, 100 kg। देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो वजन कम हो रहा है। फिर इस दोनों पर निर्भर होने वाला एक ही है, ये भेड़िया, और उसका वजन है मान लीजिए 10 kg। फिर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये बच गया लाइन, और उसका वजन है, यानी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। स्थलीय परितंत्र में जब हम देख रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास जो होता है सबसे नीचे लेवल पर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो बायोमास में डिफरेंट होता है, घटता है वो। का शेप कैसे बनेगा, तो शेप बनता है अपराइट, अपवर्ड बोलते हैं, राइट, यानी इस डायरेक्शन में बन रहा है। देख रहे हैं ना, क्या पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए क्रिस्टल इकोसिस्टम। क्रिस्टल इकोसिस्टम स्थलीय परितंत्र, यानी स्थलीय भाग में देख रहा है। पहले स्थलीय भाग को देख लीजिए। स्थलीय भाग में हम बोल सकते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो जनरली अपराइट होता है। जनरली मतलब 99% केस में अपराइट होता है। क्यों होता है, देख रहे हैं ये प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में, इसका वजन हम निकालेंगे लगभग लगभग 1000 kg है। तो निर्भर होने वाले दो ही जीव का वजन निकाल रहे हैं, तो 100 kg है। फिर ये इसके बाद ये भेड़िया है, इसका ये 10 kg है। फिर इस पर निर्भर रहने वाले जो जीव है लायन, वो 1 kg का है। यानी हम नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जो बायोमास में है, तो बायोमास में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, बायोमास घट रहा है। और बायोमास घट रहा है तो शेप तो इस तरह से बने, यानी नीचे सबसे ज्यादा है, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, यानी शेप बन गया इस तरह से। शेप को क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन एक और केस होता, अभी हमने देखा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय परितंत्र। लेकिन अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाए, जलीय परितंत्र में चले जाए, समुद्र में चले जाए, तब बायोमास का जो शेप बनेगा वो कम होगा, वो इन्वर्टेड हो जाता है। कैसे होता है इसको, ये वाला देखिए, ये नंबर्स का है तो इस तरह से हम इसको बायोमास देखेंगे। देखना छोटे छोटे पेड़ है, तो इक्का दुक्का समुद्र में उतने पेड़ कहाँ होते हैं, बहुत कोरल लीव्स कोई प्लांट्स होते हैं बहुत, उसका जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है। देख रहे हैं ये सब प्लांट्स है, लेकिन इस पर जो निर्भर है जीव जंतु बहुत ज्यादा है, और वो बिल्कुल हेवी होता है। फिर इस पर निर्भर है ये मछली सब, मछली सबका वजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इस पर निर्भर है ये लार्ज मछली सब, बड़ा मछली सब, छोटी मछली को खाता है बड़ा मछली, यानी बड़ा मछली का जो बायोमास होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं कि जो इसका बायोमास है, सबसे ऊपर वाला जो बायोमास है, ये जलीय परितंत्र की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा है। यानी ये 1000 kg, बाद ये होगा 100 kg, फिर उसके बाद होगा ये 100 kg, बाद होगा 10 kg। तो अगर हम बायोमास का शेप बनाएंगे, शेप बनेगा कुछ, शेप बनेगा कुछ, ये सबसे ऊपर जो है
बड़ा मछली है, सबसे जो हेवी मछली होता है वो, मान लेते हैं 1000। उसके बाद फिर आता है छोटी मछली, बाद आता है फिर और छोटी मछली, तो कीड़े मकोड़े। बाद आता है प्लांट्स, प्लांट्स आता है। यानी देख रहे हैं नीचे से जब ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, यानी पहले प्लांट्स, प्लांट्स बहुत छोटा पर डिपेंड है कीड़े मकोड़े यानी 10 kg, फिर इस पर निर्भर है छोटी छोटी मछली, मछली पर निर्भर है बड़े बड़े मछली, बहुत बड़ा बड़ा जो शार्क होते हैं, व्हेल मछली होते खाते हैं छोटी मछली, वो तो बहुत 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 ही हेवी मछली होती है, उसका वजन है 1000 kg। यानी जब हम जलीय परितंत्र में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बायोमास में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और बायोमास में इंक्रीमेंट हो रहा है। पिरामिड कैसे बन गया, इन्वर्टेड बन गया, लग रहा है ये इन्वर्टेड। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो मास वो बढ़ रहा है, लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन किसको बोलते हैं, छोटा घास होता है, उस पर डिपेंडेंट है जीव जंतु, प्लैंक्टन। इस पर स्मॉल फिश क्या होगा, मतलब बायोमास कम होगा। फिर उसके बाद है लार्ज फिश का बायोमास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी इसका इसका कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। ऊपर से जब हम नीचे जब ऊपर की ओर जाते हैं, बायोमास जो मास हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो ये छोटा है, फिर इससे ज़्यादा बड़ा ये शेप, इसके बाद ज़्यादा बड़ा ये शेप बन रहा है, वो क्या है, डायरेक्शन। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यानी हमने पिरामिड के तीनों टाइप्स को समझ लिया। पहला देखा था पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या आया था, अपराइट आया था, तरह से थे, अपराइट थे। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या हो गया, अपराइट हो गया। फिर हमने देखा था पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स में देखा था दो केस। एक तो जनरली जो केस बनता है, केस में क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स भी अपराइट होते हैं। लेकिन जब हम पेड़ वाला इकोसिस्टम ले लेंगे, ट्री वाला इकोसिस्टम ले लेंगे, उस पर बनता है इस तरह से इन्वर्टेड इन्वर्टेड पिरामिड का शेप होता है। अब हमने देखा था पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास भी दो टाइप्स के थे। जनरली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र, जो स्थलीय परितंत्र वाला जो जैसे एरिया है, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास बन रहा है, वो अपराइट अपराइट ही बन रहा है, यानी अपवर्ड ही बन रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम जलीय परितंत्र में चले जाएंगे, नदी में चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे, जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो वहां पर जो पिरामिड बन रहा था वो इस तरह से बन रहा था, यानी इन्वर्टेड बन रहा था, यानी डाउनवर्ड बन रहा था। ये शेप हो गया। तो एग्जाम में पूछता है, आप उसको क्लियर रखिए। यानी ने क्या देखा, यानी हमने पिरामिड के तीन टाइप्स देखे। पहला देखा था पिरामिड, फिर देखा था नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर, फिर तीसरा देखा था पिरामिड ऑफ बायोमास। ये तीन टाइप्स थे, ठीक है। एनर्जी पिरामिड में देखा था कि जो शेप बन रहा है अपराइट है, अपराइट बन रहा है। फिर पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखा था, अगर जनरली केस लेंगे तो वो अपराइट ही होता है। लेकिन अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें, पेड़ वाला इकोसिस्टम की बात करें, ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास देखा था। बायोमास हम कब देख बायोमास में देखे थे कि अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, अपराइट होता है। लेकिन अगर कोई इक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र की बात कर रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड का शेप होता है। समझ ले, तो यही तीन टाइप्स होते हैं, इसी तीन को देखना है। और इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन जाते हैं, बहुत क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसको यूज होता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि पिरामिड जो होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, एक ही कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। इस तरह के क्वेश्चन उठाइए, देखिए वहां पर आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी। बार बार वीडियो देखिए, पीछे करके देखिए, आपको बार बार इसको रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, क्योंकि बिल्कुल साइंटिफिक चीजें हैं ये, इसमें रटने का बहुत स्कोप नहीं है। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर इसको समझ रटने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, फिर उसको डायरेक्ट अप्लाई करिए, डायरेक्ट यूज़ करिए। और अगर ठीक से आप यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक से समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमको समझ,
ये भी एनवायरनमेंट का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको, देखिए एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड को हमने बोला था हिंदी में कि अनुकर्मण होता है। वो बोला था पारिस्थितिकी अनुकर्मण, नहीं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन का हिंदी है। इकोलॉजिकल पिरामिड को हिंदी में भी इकोलॉजिकल पिरामिड ही बोलते हैं, यानी पारिस्थितिकी पिरामिड बोल सकते हैं। पिरामिड का हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत क्लिष्ट हो जाता है। पिरामिड को पिरामिड में ही बोलिए, देवनागरी में ही लिखिए इंग्लिश को पिरामिड में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हिंदी के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर पिरामिड के आप हिंदी ढूँढने चले जाएँगे, बहुत पता नहीं क्या उसका हिंदी हिंदी लेकिन जब एग्ज़ाम में अगर हिंदी प्योर हिंदी पढ़ी होगा तो फिर आप समझ नहीं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंग्लिश को याद रखिए, भाषा में जब एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, पिरामिड को पिरामिड ही लिखेगा, लेकिन हिंदी में और भी लिख सकता है। इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को बिना याद किए आप समझ ही नहीं, कॉन्सेप्ट को पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझिए। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है हिंदी भी बताते जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट को समझिए आप, देन तो कॉन्सेप्ट ही होता है ना। बाद में जब क्वेश्चन लगाएँगे तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप आसानी से ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगा। अब हमको देखना था इकोलॉजिकल सक्सेशन और इसका हिंदी होता है पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है हिंदी? ये होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए आपने कहीं पर इस तरह से चीज़ देखी, पहले था एक बंजर भूमि, बहुत ही बंजर भूमि, यहाँ पर पादप वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई पेड़ नहीं है, देख रहे हैं? पेड़ नहीं है, घास नहीं। लेकिन कुछ सालों के बाद इसी ज़मीन पर देख रहे हैं इस तरह से पेड़-पौधा सब उग गया है। बहुत लार्ज, बहुत डेंस हो गया, जंगल बन गया यहाँ पर। तो यहाँ से बैरन भूमि है, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर जो ये जीव-जंतु, जो पेड़-पौधा उग गया है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? सक्सेशन। यानी बंजर भूमि पर किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई भी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी जीव-जंतु एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पर कोई जीव-जंतु, कोई इकोसिस्टम, पेड़-पौधा वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर डेवलप हो गया है, तो प्रोसेस होता है, तो बोलते हैं सक्सेशन यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन और कुछ नहीं है, एक ही इकोसिस्टम में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है, घटनाओं का एक श्रृंखला है, जिसके जरिए उस भूमि पर, उस लैंड पर, उस इकोसिस्टम में जीव जंतु प्रजाति की संख्याओं में वृद्धि होती है। यानी उसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन ही बोलते हैं, उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण मतलब जानते हैं कि उपनिवेश बना लेता है। यानी देखा कि यहाँ पर कोई भूमि नहीं है, तो जीव जंतु यहाँ पर आता है, यहाँ पर रहने लगता है, पेड़ पौधा यहाँ पर डेवलप हो जाता है और बहुत ही एक डेवलप इकोसिस्टम यहाँ पर विकसित हो जा रहा है। तो जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर हो गया, ये भूमि बन गया, तो जो प्रोसेस हो गया इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक घटनाओं का श्रृंखला है, तो ये बताता है कि किसी भी स्थान पर जीव जंतु पेड़ पौधों का विकास किस तरह हुआ है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ऑफ इवेंट्स है, और उसके जरिए क्या हो रहा है? तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा है उसके जरिए पेड़ में वृद्धि हो रहा है, उसमें जंगल है, ठीक है? इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी एक बंजर भूमि में अगर पेड़ पौधे का विकास हो जा रहा है, पेड़ पौधे वहां पर आ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सक्सेस, लॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं।
सिंपल सी बात है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके जरिए किसी भी बंजर भूमि में, किसी भी बैरन लैंड पर अगर कोई प्रजाति कोलोनालाइज कर रहा है, उपनिवेशीकरण वहां पर बना रहा है, वहां पर अपनी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है, पेड़ पौधे के विकास में एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेस है। बहुत सिंपल हो गया। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यही चीज है, ये देखिए एग्जाम्पल को समझ, सक्सेशन कैसे होता है एक्चुअली में। देखिए, ये है बंजर भूमि, यहाँ पर कुछ नहीं है, पेड़ ना पेड़ है ना पौधा है, मिट्टी में उपजाऊ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको बोलते हैं बेयर रॉक, यानी बंजर भूमि। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोई भी बंजर भूमि जब इस तरह से होता है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले आता है लाइकन मोजेस, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होता, बहुत रेयर कंडीशन में भी ये जीव जंतु वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर बंजर भूमि है तो कुछ रहे ना रहे, लाइकन मोजेस जरूर मिलता है वहाँ पर। धीरे धीरे क्या होता है, ये यहाँ पर काम एक्टिविटी वगैरह सब करता है, तो क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर पौधा, मतलब इस तरह से ये जो मौजेज वगैरह सब यहाँ पर बहुत, फिर ये भूमि को होते रहता है, तो लैंड होते हैं उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है काफ़ी। लेयर्स वगैरह सब उसको देखते हैं ना, ये जो जंतु होते हैं, जो लाइकेंस मौजेज होते हैं, देखते होंगे खेतों सब में, इस तरह से शेप कर देता है, खन देता है। जब खन देगा, जब इस तरह से उसको प्लग कर देगा, टॉप सॉइल को हटाएगा, तो इस तो अगर मान लीजिए किसी लैंड में इस तरह से कर रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, क्या होता है लैंड की जो उपजाऊ होती है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह सब आने लगता है, सूर्य की रोशनी से पड़ने लगता है, तो जमीन की उत्पादकता बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब वो अनुकूल हो जाएगा, तो वहाँ पर घास उगने लगता है, फिर यही घास फिर बढ़ के पेड़ हो जाता है, फिर यहीं पर इस तरह से पेड़ डेवलप होने लगता है। यानी पहले इस भूमि पर कुछ नहीं था, फिर उसके धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें उत्पादकता बढ़ा, छोटे घास बढ़े, फिर छोटे से पेड़ आए, फिर पेड़ होने के बाद फिर इस तरह से पेड़ हो गया, फिर इसी में अब बहुत डिफरेंट 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 पेड़ हो गया, और फिर यही क्या हो जाएगा, इसी तरह से वो शेप ले ले, इस तरह से ये शेप ले ले। तो ये प्रोसेस ही क्या है, ये प्रोसेस ही पूरा, ये प्रोसेस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बोलते हैं सक्सेस, इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी बंजर भूमि पर जो इकोलॉजी डेवलप हो रहा है, जो जीव जंतु डेवलप हो रहा है, जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस को ही बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, या प्रकृति अनुकर्मण बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन से होते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं प्राथमिक कर्मण। प्राथमिक क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए बहुत आसान है। अभी हमने क्या देखा था कि पहले बेयर लैंड लैंड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और तब सक्सेशन हो रहा है। तो अगर सक्सेशन जमीन से शुरू हो रहा है, वहां से शुरू हो रहा है जहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे इस जमीन पर कुछ नहीं था और यहाँ पर पेड़ पौधा डेवलप हो गया, तो ये जो सक्सेशन होगा इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यानी प्राइमरी सक्सेशन किसको बोलते हैं, यानी प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में हो रहा है जहाँ पर पहले से वहां पर कुछ लैंड है, बहुत ही एक तरह से खाली एरिया है, और वहां पर अगर पेड़ पौधा जीव जंतु जंगल वगैरह से वहां पर डेवलप हो जा रहा है, तो ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन कुछ केस ऐसा हो सकता है जहाँ पर पहले से कुछ है, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वहां पर है, जैसे मान लीजिए ये ट्री है पहले से, लेकिन इस ट्री में क्या हो गया, किसी जंगल में क्या हो गया, आग लग गया। अगर ये आग लग गया तो सब चीज खत्म हो गया। तो लेकिन अगर सब चीज खत्म हो गया, अगर सब चीज खत्म होने के बाद फिर से ये सक्सेशन शुरू होगा, छोटा छोटा डेवलप हो रहा है, फिर ये घास डेवलप हो रहा है, फिर ये पेड़ बन गया, और फिर उसके बाद ये जंगल बन गया। यानी बोल सकते हैं कि पहले से पेड़ है, वन है, वहाँ पर एक तरह से फॉरेस्ट इकोलॉजी, पेड़-पौधा, जीव-जंतु एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश अगर उसका नाश हो जाता है, उसका समाप्त हो जाता है, और फिर से दोबारा अगर वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, पेड़-पौधे डेवलप हो जा रहा है, तो बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अंतर बहुत बेसिक है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर पहले से कुछ नहीं, तो वहाँ पर जो सक्सेशन होगा, वहाँ पर जो पेड़-पौधे डेवलप होगा, बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन।
लेकिन पहले से ऑलरेडी कहीं पर कुछ है, बाद में वो समाप्त हो गया और फिर उसके बाद वहाँ पर पेड़ पौधा उग गया, फिर वहाँ पर सक्सेशन हो, वैसे सक्सेशन को बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये होता है। यानी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सक्सेशन है, यानी ये जो प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पर होता है जहाँ पर पहले से कुछ नहीं है, वहाँ पर नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली एरिया था और वहाँ पर पेड़ पौधा डेवलप हो गया, तो बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर ऑलरेडी कुछ था, लेकिन बाद में वहाँ पर आग लग गया, आग लगने के कारण वहाँ पर वो पेड़ पौधे जल गया, समाप्त हो गया, जीव जंतु मर गया, तब वो खाली हो गया। और फिर वहाँ पर जब दोबारा डेवलप हो जाएगा पेड़ पौधा जीव जंतु सब, तो ऐसे सक्सेशन को बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक, देख रहे हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन है। एयर रॉक था, पहले से कुछ नहीं, फिर लाइकन आया, फिर ये घास डेवलप हो गई, बढ़ा, फिर ये पेड़ बन गया, फिर उसके बाद ये फॉरेस्ट डेवलप, यानी पहले कुछ नहीं था, उसके बाद यहाँ पर पेड़ डेवलप हो गया। ये पूरा सक्सेशन क्या हो गया, ये प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पर पेड़ उड़ था, उसमें आग लग गया, फिर ये मिट गया, फिर ये खत्म हो गया, फिर इस तरह से बंजर बन गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ उग रहा है, फिर ये बड़ा पेड़ हो रहा है, फिर पेड़ की संख्या बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जंगल बन जा रहा है। यानी पहले से कुछ था, बाद में आग लग गया, फिर उसके बाद जब दोबारा जीव जंतु पेड़ पौधा वहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस तरह के सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन यानी हम बोल सकते हैं कि, यानी हम कह सकते हैं सक्सेशन क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जहाँ पर पेड़ पौधे डेवलप हो रहा है। तो सक्सेशन के प्रोसेस होते हैं, स्टेज होते हैं। तो पहला जो होता है, जैसे मान लीजिए ये था आपका बंजर भूमि, बंजर भूमि, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे डेवलप हो गया, बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। और ये चूंकि पहला स्टेज है, पहला स्टेज है, तो बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, पायो पायोनियर है, मतलब पहले से कुछ नहीं, बल्कि शुरुआत कर रहा है। पायोनियर कम्युनिटी हो गया, पायोनियर स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट, अंतर मध्य, जो वाला स्टेज होता है। और उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जहाँ पर सब चीज बढ़ गया है, तो हर चीज है, ठीक है, सब चीज यहाँ पर डेवलप हो गया, तो बोलते हैं अंतिम स्टेज को बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स स्टेज। यानी बोल सकते हैं कि शुरुआत का जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं पायोनियर स्टेज, फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट बीच वाला, फिर लास्ट में आता है क्लाइमैक्स। मूवी वगैरह में देखते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला सीन होता है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स सीन, बोलते हैं ना अभी क्लाइमैक्स तो बचा ही हुआ है, यानी लास्ट वाला जो सीन है वो बचा हुआ है। तो वही चीज होता है सक्सेशन में, सबसे लास्ट वाला जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो लास्ट स्टेज में, यानी उसके बाद कुछ डेवलप नहीं होगा, इस तरह से तैयार हो गया, वो बोलते हैं क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स स्टेज या क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और जो पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं पायोनियर, यानी पायोनियर स्टेज बोलते हैं। और बीच वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये था पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो में हमने शुरुआत क्या किया था, पहले शुरू किया था इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर उसको देखा था उसके डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंस है, कैसे पिरामिड बनता है अपराइट डायरेक्शन में, और कैसे इन्वर्टेड, तीनों चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करके समझा था। फिर उसके बाद हमने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स को भी देख लिया, कैसे सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब क्या है, सारे प्रोसेस को भी भाषा में डिस्कस कर दिया है।